बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर अ लॉन्ग वेट आप में से काफ़ी सारों के जो हैं वो सवाल आए हुए थे और हम होम स्कूलिंग सिलेबस का पार्ट 6 करने जा रहे हैं आज इंशाल्लाह ताला। इसके अंदर हमारा जो लेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस। और उसमें ये था काफ़ी सारे लोगों के सवाल इस किस्म के थे कि जी मैं इस तरीके से बच्चों की तरबियत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि होम स्कूलिंग करनी चाहिए, मेरा मियाँ या मेरी बेगम नहीं मानते। और ये इस किस्म के जो आपस के मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये किस तरीके से ट्रांसलेट कर रहे हैं या किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं हमारी पेरेंटिंग की जर्नी को और होम स्कूलिंग की जर्नी को। तो ये काफ़ी सारे आपके सवाल इसी के अंदर इंशाअल्लाह ताला कैटर हो जाएंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं हना सियाल। अस्सलाम वालेकुम हना, थैंक यू अगेन फॉर गिविंग अस टाइम। तो इसमें थोड़ा सा इफ़ यू कैन शेड सम लाइट अपॉन दिस के पेरेंट्स जो हु आर नॉट ऑन द सेम पेज और उनके ये इश्यूज़ अब पेरेंटिंग के हवाले से और आगे होम स्कूलिंग के हवाले से आ रहे हैं। तो हाउ मच डज़ दैट अफेक्ट देम, हाउ मच डज़ दैट अफेक्ट पेरेंटिंग इन होम स्कूलिंग, और इसको कैसे लेके चलना चाहिए टू हैव अ स्मूथ सेलिंग parenting experience? Okay, thank you very much, Aslan, for that little background. Exactly, I think when we talk about homeschooling या parenting, हम इस वाले टॉपिक को डॉज नहीं कर सकते. द टॉपिक ऑफ हाउ हेल्दी मैरिज इज़ इन द हाउस होल्ड. जिन बच्चों की पेरेंटिंग का सवाल उठ रहा है या जिन बच्चों की होम स्कूलिंग का सवाल उठ रहा है, उसमें एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा जो डेटा मेरे पास आता है, और आई एम श्योर आपके पास भी, जब हम पॉडकास्ट हेल्थ के हवाले से कर रहे होते हैं, हमारे पास जो डेटा बहुत ज़्यादा आ रहा होता है हमारे काउंसलिंग क्लाइंट्स की तरफ से आ रहा होता है. तो हमें वो ट्रेंड नज़र आ जाता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग और कौन से प्रॉब्लम्स, रूट कॉज एक्चुअली क्या हमें नज़र आ रहे हैं, कॉमनैलिटीज़ क्या नज़र आ रही हैं जब हमारे पास केसेस आते हैं. ज़्यादातर मेरे पास आते हैं पेरेंटिंग या होम स्कूलिंग के हवाले से केसेस, और क्लाइंट्स आते हैं इन वेरियस अपने फैमिली डायनामिक्स के हिसाब से. उनके कंसर्न्स होते हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों की एज जो भी हो, बच्चों के क्वेश्चन बेशक के वो होम स्कूल्ड हैं बच्चे हैं या स्कूल गोइंग बच्चे हैं, पेरेंटिंग के हवाले से कंसर्न हो, बच्चे बड़े हो गए हों और उनकी यूनिवर्सिटी की जर्नी के हवाले से कंसर्न हो, यहाँ तक के बच्चों की प्री मैरिज का क्यों नहीं कंसर्न हो. तो नो मैटर व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द कंसर्न और किसकी बात हो रही है, बच्चे की क्या उम्र है, क्या जेंडर है, किस सोशल बैकग्राउंड से हैं, किस एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान में है या नहीं है. एक अक्रॉस द वर्ल्ड एक जो बहुत बड़ा पिलर और बहुत बड़ा फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है क्वालिटी ऑफ द चाइल्ड दैट इज़ कमिंग आउट इन द सोसाइटी, इसके आपके घर में जो माँ बाप है उनकी रिलेशनशिप की क्या क्वालिटी है, जो मैरिज है उसकी रिलेशनशिप की क्या क्वालिटी है. एंड दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि सिर्फ मेरे पास अपने जो क्लाइंट्स हैं उनसे मैं डेटा इकट्ठा कर रही हूँ. उसके अलावा भी इफ़ यू फाइंड रिसर्चेस, इफ़ यू लुक फॉर रिसर्चेस, अगर आप खुद से जाके इसको एक्सप्लोर करें, ढूंढें, जाके पढ़ें इसके बारे में, सारे जो फैमिली एक्सपर्ट्स हैं, थेरेपिस्ट्स हैं, पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स हैं और थेरेपिस्ट्स हैं, मैरिज काउंसलिंग की बात जो करते हैं, दे हैव दिस अग्रीमेंट ऑन दिस एरिया कि गुड मैरिजेस हैव ए फिनोमिनल इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड, नॉट ओनली शॉर्ट टर्म, नॉट ओनली इन द प्रेजेंट मोमेंट, लेकिन लॉन्ग टर्म, माँ बाप के मरने के बाद भी एडल्टहुड तक. और वो बच्चा ना सिर्फ कि वो अपना फाइनेंशियल स्टेटस उसका बाद में क्या बनता है, उसके अपने एरिया ऑफ वर्क में सक्सेस कितनी वो, और वो उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, उसकी बाकी लोगों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप की क्वालिटी क्या होती है, उसकी अपनी मैरिज कैसी होती है. लेकिन उसके अलावा भी हाउ प्रोन दे आर टू टेकिंग ड्रग्स, having extra marital affairs, they're not actually, बिल्कुल opposite impact होता है. जितनी अच्छी आपका एक strong hold घर पे होता है, that leads to a ripple effect, positive ripple effect in the society. बच्चे ड्रग्स में नहीं जाते, बच्चे का यहाँ तक के बच्चों का फ़ोन का यूजेज, एडिक्शंस, हर तरह की एडिक्शंस की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है.
और उसके बाद जाके उनकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी असरात आते हैं पॉजिटिव. So they're healthier, they're happier in all areas of life. तो इसको हमें इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए और इसको हमें अच्छा चलें ठीक है इसको तो छोड़ें ना. दिस इज़ नॉट समथिंग आई कैन फिक्स. मुझे बच्चों के हवाले से तो बताएं, मुझे पेरेंटिंग के हवाले से बताएं, मुझे मेरे बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है उसके बारे में गाइड करें. दैट्स नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. और जब मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे होते हैं और वो स्पेसिफिकली इस एरिया को ओमिट करके अपना बच्चों के साथ रिश्ता बेहतर करना चाह रहे होते हैं, यहाँ तक कि माएँ अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने के हिसाब से ले रही होती हैं काउंसलिंग, या अपनी सेहत के हवाले से ले रही होती हैं, दिस इज़ नॉट एन एरिया दैट वी कैन ईजिली एक्सक्लूड. और हम कहते हैं अच्छा चलिए आपका अपने हस्बैंड के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है. यहाँ तक कि जो मेरे पास मर्द हजरात आ रहे होते हैं, अच्छा आपकी वाइफ के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, हम बाकी एरियाज़ पे काम कर लेंगे. नो, आई एम सॉरी बट दिस इज़ गोइंग टू हैव ए मैसिव इम्पैक्ट ऑन एवरीथिंग एल्स. मतलब कोई चोर दरवाज़ा नहीं है इस चीज़ नहीं के लिए. कोई चोर दरवाज़ा नहीं है. और इसको हमें इतना शायद क्योंकि और अनफॉर्चुनेटली देखें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है कि हमें किस तरीके का इंफॉर्मेशन और कौन से इमेजेस हमें फीड मिलती है सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, सारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, कि हमें लगता है कि हमारे बिलीव्स पर्सनल लेवल पे बदलना शुरू हो जाएंगे. लेकिन अल्लाह का निज़ाम नहीं बदलता. हमें लगता है कि हमें नज़र आएगा कि वो तो देखो वो भी अनमैरिड है, वो कितनी सक्सेसफुल है, वो देखो वो सिंगल पेरेंट है, उसके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, उसका तो कोई मसला नहीं है. नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा दुनिया बदल गई है. अब हैप्पली मैरिड जैसे वो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ हैं वैसे एग्जिस्ट नहीं करती. दो जो हैं बायोलॉजिकल पेरेंट्स घर में नहीं रहते. अब तो बहुत डिफरेंट तरह के फैमिली डायनामिक्स जो हैं वो हमें सामने नज़र आते हैं. और इसका कोई असर नहीं होएगा. अब तो बहुत ज़्यादा ये कॉमन होना शुरू हो गया स्पेशली वेस्ट में, जिसकी वजह से लोग यहाँ तक सवाल उठा रहे हैं कि शादी की ज़रूरत भी है या नहीं है, हम तो उसके अलावा भी गुजारा कर सकते हैं. चलो कुछ नहीं होता, एक अगर स्पाउस जो है या वो छोड़ गया, डाइवोर्स हो गई, सेपरेशन हो गई या डेथ हो गई, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट रियली कि मुझे उसकी ज़रूरत है. जस्ट बिकॉज ये हमें फीड मिल रही है, जस्ट बिकॉज हमारे ये सामने इमेजेस क्रिएट हो रहे हैं, डज़ नॉट चेंज. जो कि हम हर अपनी पॉडकास्ट में एक जो बार बार चीज़ को रिपीट करते हैं कि अल्लाह का निज़ाम नहीं बदलता. अल्लाह ताला ने अगर ख़ानदान को इस तरीके से बनाया कि दो रोल्स थे, माँ भी है बाप भी है, दोनों का अपना रोल होना है, तो माँ जो है वो दोनों रोल्स प्ले नहीं कर सकती, बाप जो है वो दोनों रोल्स प्ले नहीं कर सकता. उसका असर नेगेटिव कहीं ना कहीं आएगा. और वो जो सबसे ज़्यादा जहाँ असर आ रहा होता है उनकी सेहत पे आ रहा होता है. कि वो स्ट्रेस के लेवल्स आर टचिंग द स्काई, या वो जो फिज़िकल हेल्थ है वो डिटीरियोरेट करके बिल्कुल सत्यानाश फिर चुकी हुई है. छोटे छोटे मतलब हमारी उम्र के जो लोग हैं उनको कैंसर से लेके आप खड़े खड़े लोग जो हैं वो हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया और चला गया बंदा. लेकिन वो स्ट्रेस की वजह से है, वो बिल्डअप है, और वो बिल्डअप इस वजह से है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू गो अगेंस्ट व्हाट अल्लाह हैड क्रिएटेड एज नॉर्मल, एज व्हाट वाज राइट. तो वो बाहर जो वेस्ट में एक चीज़ कॉमन होना शुरू हो गई है, या जो हमें दिखाया जा रहा है कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ फैमिली विदाउट द ट्रेडिशनल मेकअप ऑफ इट, ट्रेडिशनल बोगस रिसर्चेस भी, आर्टिकल्स या मीम्स या लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अब वही बात है कि दुनिया एक ऐसी है जिसमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड है और हम डिसाइफर नहीं कर पा रहे होते कौन सी इंफॉर्मेशन ठीक है, हर तरह की रिसर्च आपके सामने है, चाहे अच्छी भी है चाहे बुरी भी है, कॉफ़ी अच्छी भी है बुरी, चॉकलेट अच्छी भी है बुरी भी है. इसी तरीके से जी आपको मैरिज की ज़रूरत भी बहुत है, और नहीं मैरिज के बगैर भी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पल जाते हैं. जो आपका कॉन्फर्मेशन बायस होगा ना, वही चीज़ें आपको गूगल के सर्च टर्म्स के थ्रू भी मिलेंगी क्योंकि exactly. आप सर्च ही इस तरह करेंगे. एग्जैक्टली और बल्कि अब तो इतना ज़्यादा जो है वो फैल चुकी हुई है ये बात, और आई थिंक एवरीबडी नोज दिस कि इट्स नॉट ओनली कि आप गूगल में क्या सर्च करें, उसके अलावा भी आप कौन सी किस जगह पे क्या फीड देख रहे हैं, क्या रील देख रहे हैं, किस चीज़ में इंग्रोस हो रहे हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको उसी तरीके की इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है. लेकिन दैट इज़ नॉट एंड विल नेवर चेंज. जो अल्लाह की तरफ से आ चुका हुआ है और जो कानून अल्लाह के हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी आर लिटमस टेस्ट टू सी कि अच्छा अब कौन सी रिसर्च को हमने एक्सेप्ट करना है, कौन सी रिसर्च को हमने डिनाई रिजेक्ट करना है. तो इसी तरीके से मेरे पास ढेरों रिसर्चेस अल्हम्दुलिल्लाह ये मिली हैं, और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि ये अल्लाह ताला के निज़ाम से मिलती है चीज़ कि जो मैरिज है उसका असर है. अब मेरे पास कमेंट्स में आई एम श्योर पीपल विल सजेस्ट अदर सिचुएशंस एज वेल, जैसे कि हमारे पास हज़रत ईसा की एग्जांपल है कि भाई वो तो सिंगल पेरेंट थी, तो व्हाट अबाउट दैट. देखिए उन सिचुएशंस में डू नॉट फॉरगेट कि अल्लाह ताला का एक और ख़ूबसूरती निज़ाम की है कि ऐसे कभी नहीं होता कि
एक चीज़ ओमिट हो तो अल्लाह ताला उसके बदले कुछ दे ना आपको। अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया दिए हुए थे एज अ फादर फिगर इन टर्म्स ऑफ as a male figure available to protect Hazrat Maryam at that time, to give that जो कवाम का एक रोल था वो ऑलरेडी प्ले किया जा रहा था। तो सिमिलरली फॉर हज़रत ईसा जब देखा जाता है कि उसमें उस टाइम पे वो मर्द मौजूद थे जो कि वो वाला रोल भी प्ले कर सकते थे। तो अगर एक इंसान की अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी हुई है जिसमें दे डू नॉट हैव एनीबडी अराउंड, वो सिंगल पेरेंट ही है, दे आर ट्राइंग टू रन द हाउस होल्ड, और वो कहते हैं कि जी वी डू नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ मैरिज राइट नाउ, या हमारे पास जो फादर है वो अवेलेबल नहीं है, इमोशनली हो, फिजिकली हो, हाउ एवर सो। तो उसमें भी जो दूसरा एक एलिमेंट जेन में रखना चाहिए, देन व्हाट इज़ अवेलेबल, क्योंकि फादर या दूसरी एंड पे अगर सिर्फ मर्द अवेलेबल है और औरत नहीं है, बेशक वो इमोशनली, बेशक वो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, तो वुमन हु इज़ अवेलेबल अराउंड टू प्ले दैट फादर रोल और मदर रोल फॉर द चाइल्ड। द पर्पस ऑफ द डिस्कशन इज़ कि दोनों रोल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बच्चे की अपब्रिंगिंग में। somebody needs to play a motherly role, somebody needs to play a fatherly role, ठीक है। तो मैंने कहा वो मैं पहले से ही एंटिसिपेट करके कि ऐसे कोई कमेंट्स आएंगे और ऐसी सिचुएशंस, ऑब्वियसली हर एक की जो है वो एक परफेक्ट फैमिली डायनामिक्स नहीं डेवलप हो सकती और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और इस रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि कुछ हो सकता है कि सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जिसमें एक बंदा मिसिंग हो उस सिचुएशन में से, दूसरा चाहता भी ना हो लेकिन फिर भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी हो। लेकिन उसको ये देखना चाहिए कि अगेन दूसरा जो एक पहलू है वो ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं कभी कभी किसी के साथ ज्यादती या जुल्म नहीं करता। मेरे भी जहन में यही चीज़ आ रही थी कि एट द एंड ऑफ द डे इन्नमल अमालु बिन्नियात, वो तो अल्लाह ताला आपके अमाल जो भी आपकी नीयत है उसकी बैकग्राउंड में जो नीयत है उसी की बेसिस पे वो जांच रहा होगा कि वाकई आप मजबूर हैं या आप सो कॉल्ड मजबूरी में अपने आप को डाल रहे हैं कि जी मैं तो एक सिंगल पेरेंट हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। और इसमें भी एक चीज़ अगेन नॉट गोइंग अगेंस्ट द नेचर ऑफ अल्लाह, ऐसे नहीं, मतलब जो अल्लाह ताला ने नेचर हमारी क्रिएट की हुई है उसके खिलाफ नहीं जा सकते। ये नहीं हो सकता कि अगर औरत एक घर पे अकेली सिंगल मदर है तो वो कहे कि भाई मेरे पास तो अभी आगे पीछे कोई नहीं है तो आई एम गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ अ फादर एज वेल। दैट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर हर, इट विल टेक अ टोल ऑन हर हेल्थ, और वो रिलेशनशिप उसके बच्चों के साथ भी जो है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट नेगेटिवली होना शुरू हो जाएगा। तो उसको आगे पीछे देखना चाहिए कि वो उसको शायद थोड़ी बहुत कोई सैक्रिफाइसेस करनी पड़े टू हैव अ फादर फिगर इन द इक्वेशन, बेशक कि वो अपने फादर हों, बेशक कि वो अपना भाई हो, बेशक कि वो कोई भी आगे पीछे हो जो कि वो रोल प्ले कर सकता है, लेकिन शी हैज़ टू इंक्लूड समबडी इनटू दैट इक्वेशन टू मेक द इक्वेशन वर्क। ठीक है, तो हम इज़ इक्वल टू ज़ीरो किसी को नहीं कर सकते। वो एक रोल अल्लाह ताला ने किसी मर्द को जो दिया हुआ है, स्पेशली अब मैं आगे जाके इस पे और मज़ीद डिस्कस करती हूँ कि दोनों जेंडर्स में कितना ज़्यादा अफेक्ट होता है कि बेटी के लिए बाप की क्या ज़रूरत है, बेटी के लिए माँ की क्या ज़रूरत है, बेटे के लिए दोनों का क्या रोल है। अल्लाह ताला का मैं अगेन बार बार इस चीज़ को इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ और एम्फसाइज़ कर रही हूँ कि देयर हैज़ टू बी सम विजडम बिहाइंड इट ना, कि एक औरत का रोल एक माँ और बाप दोनों मिलके एक ख़ानदान बनाते हैं, क्योंकि उनके एक स्पेसिफिक रोल्स हैं जो कि वही अदा कर सकते हैं, सिर्फ वही पूरे कर सकते हैं। एक औरत और आदमी की ज़रूरत है दोनों, बेटी और बेटे को। ठीक है, वो आगे जाके मैं इस पर बात करती हूँ, क्योंकि मेरे पास अपने कैंप्स के थ्रू, अपनी काउंसलिंग्स के थ्रू, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू बेशुमार ऐसे केसेस आते हैं जहाँ मुझे नज़र आता है कि एक शख्स या वो अवेलेबल नहीं है या वो इमोशनली अवेलेबल ना होने की वजह से या वो रोल प्ले ना करने की वजह से बच्चे के अंदर उस चीज़ की कमी आने लग जाती है और वो उसके फिर नुकसान आगे जाके बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। अच्छा चलें, नाउ सेटिंग द बेस, अब हमने इस बात पे, इसमें कोई शक नहीं है कि गुड मैरिजेस are critical, crucial, no question about it, for good parenting and even for homeschooling के हवाले से। because वो जो सवाल जहाँ से आपने बात शुरू की है, if you're not on the same page, दूसरे को कैसे पेज में लाया जाए, उसके लिए भी if you're not on the same page, एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए भी, एक दूसरे को अपना लेंस दिखाने के लिए भी, अपना परसेप्शन दिखाने के लिए भी प्री रेक्विजिट है कि आपका रिश्ता अच्छा। हाँ, अदरवाइज तो अगला ना आपको ट्रस्ट करेगा ना आपकी सुनेगा। एग्जैक्टली, ट्रस्ट जिसकी वजह से इस रिश्ते को इतना खूबसूरत करके हमारे दीन ने भी प्रेजेंट किया है और इसको इतनी अहमियत दी है कि आधा दीन बना दिया, क्योंकि इसका जो ट्रस्ट जब बिल्ड हो जाता है और जब ट्रैंक्विलिटी आपको वो मिल जाती है कि जो कहा गया है कि इसका मकसद असल में था, तो उसके जो बाद में कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत खूबसूरत, पूरी सोसाइटी का फ़ायदा है इसमें और बच्चों का सबसे पहले।
तो बच्चे जब देखते हैं कि माँ बाप दोनों एक ही पेज पे हैं, बच्चों के पास वो एक एरिया ऑफ मैनिपुलेशन नहीं रहता, जहाँ वो जाके देखें कि भाई माँ बाप से इस चीज़ पे एग्री नहीं कर रही, तो वो माँ के साथ थोड़ा सी किसी बात पे मैनिपुलेट करके वे आउट निकालने की कोशिश करें, और फिर इवेंचुअल क्या होता है, फैमिलीज़ का ब्रेकडाउन इस वजह से होता है। थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो वो टीमिंग होने लग जाती है फैमिली के अंदर, जो दो मतलब वो द किड्स लिटरली पुल द पेरेंट्स अपार्ट जस्ट बिकॉज दे कैन सी इट सिंस डे वन कि माँ बाप जो थे वो सेम पेज पे नहीं थे। तो सेम पेज पे होना एब्सोल्युटली एसेंशियल they है। try to have their way by either manipulating the father or the mother, Exactly. या both हाँ जी, at different times for Exactly. different things. और वो करते हैं, और बच्चे बड़े तेज हैं, वो करते हैं और ये स्पेशली। मेरे ख्याल में इंसानी फितरत है, मतलब इसमें हम ये नहीं, बच्चे को नहीं ब्लेम कर सकते, ये एक फितरत है कि आई वांट टू हैव माय वे, इफ आई फाइंड समबडी हु इज इजी टू गेट माय वे, तो आई वुड गो टू दैट पर्सन फॉर दैट स्पेसिफिक सिचुएशन। मतलब बाप से मैंने लाड करके कोई चीज़ मंगवानी है तो मैं उधर मंगवा लूँगा, माँ से लाड करके मैंने कुछ पकवाना है तो मैं वो पकवा लूँगा, या वो जिस तरह होता है ना कि बाप ने किसी चीज़ से मना किया हुआ है, पता है कि माँ का स्टांस उसके अंदर नरम है, तो उस चीज़ के बारे में हमेशा सवाल माँ से ही जाके करेंगे, बाप से नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो दोनों सेम पेज पर ऑलरेडी नहीं होते, या उनका आपस में रिश्ता इस तरीके का होता है, जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक बच्चा आता है और आपको पता है कि बाप ने इस चीज़ पे मना करना है और बाप के साथ आपकी कोई ऊंच नीच हुई हुई है, लेकिन क्योंकि एक औरतें जो हैं वो इतनी वीक हो जाती हैं कि उनको अगर बाप की सपोर्ट नहीं मिल रही, उनको बेटे की चाहिए, बच्चे की सपोर्ट चाहिए, बेटा या बेटी की सपोर्ट चाहिए, नहीं तो वो फील करते हैं कि वी आर इनसिक्योर, और उसकी वजह से वो कहते हैं वो हर चीज़ मानना शुरू कर देंगी बच्चे की, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, नोइंगली कि ये बाप इस चीज़ को अग्री नहीं करता, जस्ट ताकि बाप मुझे छोड़ भी दे, चला भी जाए, ना भी हो, बच्चा तो हाँ जी, ये तो मुझे ज़िंदगी भर मेरा सपोर्ट करता रहे। और उसके बाद क्या होता है, जब बच्चा बड़ा होता है उसको पता है इस चीज़ का, और ये भी रिसर्चेस हैं क्योंकि बाद में जाके इन बच्चों को जब फॉलो करके देखा जाता है कि जिस बच्चे ने देखा हुआ होता है कि माँ मैनिपुलेट कर रही थी सिचुएशन को या बाप कर रहा था, वो एवेंचुअली जो बेचारा जिसके साथ जुल्म हुआ होता है उसके साथ जाके ही लगते हैं। यू कैन नॉट कीप देम अवे। तो इट्स नो विन विन, इट्स अ लूज लूज। खैर, अच्छा, अब बिल्डिंग ऑन दिस, एक और जो रिसर्च का एक एलिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कमी है कि बायोलॉजिकल फादर्स की इन्वॉल्वमेंट इन पेरेंटिंग बहुत कमी है। इसको समझा जाता है कि इतना इसकी अहमियत नहीं है। मज़े की बात है, रिसर्च सजेस्ट करती है इस चीज़ को, और हमारा दीन भी इस चीज़ को बैक करता है। कैसे? क्योंकि जब सारों को पता है इस चीज़ का कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि 3 बेटियां, उन्होंने खुद से कहा 3 बेटियां जिनकी होती हैं उनको जन्नत की बशारत है, तो आगे से एक सहाबी हाथ खड़ा करके उन्होंने कहा कि जिनकी 2 हो, तो उन्होंने कहा आपके लिए भी। अब ये वाली हदीस बड़ी इस्तेमाल की जाती है उन फादर्स के लिए जिनकी बेटियां ज़्यादा होती हैं, बड़ी खुशी समझी जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, चलें ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने एक वे टू जन्ना दे दिया। लेकिन जस्ट बाय बीइंग बोर्न, जस्ट बिकॉज बच्चियां जो हैं वो दुनिया में आ गई हैं, डज दैट गारंटी इट? नो, इट डजंट। सिमिलरली इसी तरीके से जैसे कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, लेकिन जस्ट बाय अ चाइल्ड बीइंग बोर्न हो जाएगी? नहीं, दैट इज़ नॉट गारंटीड। इट रिक्वायर सम एफर्ट ऑन योर पार्ट। और वो एफर्ट क्या है कि बाप का रिलेशनशिप विद द किड्स इतना पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ता है बच्चों पे कि वो अब वेस्ट इस चीज़ को वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ होती हैं जो साइकोलॉजी में होती हैं, सोशियोलॉजी में होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ होती हैं कि बच्चे को या ख़ानदान को एक चुन लिया, 10-15 खानदान या 100 खानदान आपने चुन लिए, और फिर उनको ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम आप चीज़ों को नोटिस करना शुरू करते हैं, उनको फॉलो किया जाता है, फॉलो अप्स लिए जाते हैं, एंड ओवर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम देखा जाता है कि ट्रेंड्स क्या डेवलप हो रहे हैं घर के अंदर। जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ हैं वो यही सजेस्ट करती हैं, जहाँ बायोलॉजिकल फादर ज़्यादा इमोशनली प्रेजेंट थे और अटैच थे बच्चों के साथ, वो बच्चे बाकी सारे प्रेशर से, एक्सटर्नल लेवल के पीयर प्रेशर हो जाए, सोसाइटी के प्रेशर्स हो जाए, हर तरह का स्ट्रेस हो जाए, उससे ज़्यादा रिजिलियंट थे। सिमिलरली स्पेशली बच्चियाँ, अब यहाँ वो हदीस से रिलेट करें अगर आप, स्पेशली अगर बच्चियों को बाप ने ज़्यादा प्यार दिया और बाप के साथ, और एक नेचुरल अल्लाह की तरफ से भी है जो कि फ्रॉइड ने बहुत शुरू में, अब क्योंकि ये बड़ी कंट्रोवर्शियल सी थ्योरी है इसलिए मैं उसको ज़्यादा नहीं उस पर बात करूँगी, लेकिन जो फ्रॉइड एक साइकोलॉजिस्ट बड़ा नोन है, माना जाता है, उसने बड़ा एक शुरू में इसको एक बड़े वियर्ड से लेंस के साथ इवन दो प्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन जिसने साइकोलॉजी पढ़ी और वो सुन रहे हो तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि उसने भी एक्सप्लोर किया था कि बाप और बेटी का क्या रिलेशनशिप होता है और क्यों एक इतनी ज़्यादा बॉन्ड
डेवलप हो जाता है, और बेटे का और माँ का क्यों रिलेशनशिप और बॉन्ड डेवलप हो जाता है, एक नेचुरल इंक्लिनेशन है कि वो उनकी आपस में क्लोजनेस होनी चाहिए, और अगर वो चीज़ बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, स्पेशली बेटियां जो हैं वो हर तरह के अफेयर से बच जाती हैं, हर तरह के गलत डिसीजन से बच जाती हैं, गलत कंपनी से बच जाती हैं। वो बच्चियों का स्टैंडर्ड डेवलप जो आदमी का हो जाता है वो उनको प्रोटेक्टेड रखता है फ्रॉम रॉन्ग डिसीजंस, इवन इन यंग एज with regards to affairs, लेकिन also at a later age with regards to bad marriages. They don't escape from homes. वो घर से भागती नहीं है, वो घर में उनको एक सेफ हेवन मिलता है घर पे, और उनको बाप का इसके दो रोल्स हैं। बाप के साथ अच्छा रिश्ता जब उनका डेवलप हो जाएगा, एक तो उनकी कोई नीड नहीं है जो अनमेट है, जो वो चाहते हैं कि कोई और मीट करे। ये हमने किसी और भी अपनी पॉडकास्ट में बात की थी कि ऑक्सीटोसिन यहाँ जो है वो अगर आपको बच्चे का फुलफिल ना हुआ हो, इसकी नीड हार्मोन जो है वो नेचुरली रिलीज ना हो रहा, तो फिर उसकी वजह से जो वो टच किसी नामहरम से उसको मिलता है, वो एकदम से बॉन्ड डेवलप कर देता है। और बच्चियाँ इसलिए बहुत ज़्यादा बच्चियाँ और बच्चे दोनों जो है, बच्चों को भी हग्स की ज़रूरत होती है। ये बड़ा एक गलत हमारी परसेप्शन क्रिएट हुई हुई है कि लड़कों की तो इमोशनल नीड नहीं होती, लड़कों को सप्रेस कराया जाता है, उनकी नीड अच्छी खासी होती है और वो माँ से मिल रही है। इमोशनल नीड बेटियों की इमोशनल नीड बाप से मिल रही है, बेटों की इमोशनल नीड माँ से मिल रही है, लेकिन बेटों की रोल नीड बाप से मिल रही है कि मुझे कैसा मर्द बनना चाहिए, और बेटियों की रोल नीड के जो इंटेलेक्चुअल है, जो कॉग्निटिव है, थिंकिंग व्हाट शुड आई डू, हाउ शुड आई डू इट, हाउ शुड आई डील विद द वर्ल्ड, वो माँ से मिलेगी बेटियों को। ठीक है, तो वो जो बेटियां हैं जो क्लोज होती हैं, और अगर आप वो प्यार दे सकें अपनी बेटियों को और वो बेटियों को बचा सकें, अब वो उसका बचाना देखें, वो मॉरली भी सोसाइटी का कितना फ़ायदा हो जाता है, और फिर वो बाद में जाके अपनी शादियां भी बेहतर तरीके से चला सकती हैं। क्योंकि वो सिर्फ मेल जेंडर वही है, सिर्फ बंदा चेंज हुआ है, उससे जो एक एसोसिएशन थी ट्रस्ट की, या कि जी दिस पर्सन विल बी एबल टू मीट माय नीड्स वेदर देयर इमोशनल और रोल के हवाले से, तो वो आपको क्लियर रहती हैं इवन आफ्टर यू स्विच्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू स्पाउसेस। एग्जैक्टली। तो वो एक तो रोल, जैसे मैंने कहा कि दो चीज़ों में ये हेल्प करता है, एक तो ये है कि वो आपको गलत डिसीजन से बचा के रखता है बच्चे को, दूसरा ये है कि वो एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है कि मर्द कैसा होना चाहिए, तो फिर वो हर एरे गहरे को नहीं एक्सेप्ट कर लेती जब तक कि वो हाई स्टैंडर्ड्स पे उतरता नहीं है। तो वो वाकई में कोई मर्द का बच्चा ही होएगा तो उसको एक्सेप्ट करेगी, एज अपोज टू कि आजकल जैसे लड़के होते हैं जस्ट बिकॉज उसको कोई एक वो उसकी नीड फुलफ़िल हो रही है तो वो गलत डिसीजंस नहीं लेगी। तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अब मज़े की बात, एक और चीज़ जो कि आजकल बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि हमने पिछली एक पॉडकास्ट में ये बात की कि लड़कियां जो हैं वो एक नेगेटिव एसोसिएशन अपने जेंडर के साथ अटैच कर लेती हैं। एक और भी चीज़ जो नज़र आ रही है, दूसरे जेंडर्स के साथ दोनों की नेगेटिव एसोसिएशंस बहुत अटैच होना शुरू हो गई हैं। मर्द सोचना शुरू हो गए औरतें ऐसी, औरतें वैसे, जी, और मतलब रिस्पेक्ट नहीं रही फॉर द ऑपोजिट जेंडर। वो कहाँ से ट्रिगर होती है? वो भी बैड मैरिजेस घरों की। अगर आपने देखा हो कि भाई मेरे बाप ने मेरे माँ के साथ बड़ा सलूक किया, उसके साथ जुल्म किया, उसके साथ ये किया वो किया, तो आपका एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अ मैन इज अ बैड थिंग। हाँ, उस जेंडर के हिसाब से इंट्रोडक्शन आपकी जो हो रही है वो अपने पेरेंट्स से ही हो रही है। एग्जैक्टली। और इसी वजह से आदमी आजकल औरतों की इज्जत क्यों नहीं देते, जबकि औरत की दीन के हवाले से कितनी इज्जत है। और जो हमारे पास आगे पीछे रेप के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हरासमेंट के केस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कितनी हर तरह के अब्यूज़ के केस, आप मतलब हैरान रह जाता है कि इंसान के क्या हो गया दुनिया को। वो दुनिया को ये हुआ है कि दुनिया के पास वो जो बेस थी वो टार्निश हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से इस जो ये बंधन था, ये जो मैरिज थी, इतनी सीक्रेट क्यों थी कि इसको बचा के रखो तो सोसाइटी बच जाएगी। इसको नहीं हमने बचाया, उसकी वजह से सोसाइटी का सत्यानाश फिर गया। और उसी जो बैड मैरिजेस की वजह से आदमी औरतों की इज़्ज़त नहीं करते, औरतें आदमी की इज़्ज़त नहीं करती, और वो बाद में हर रिश्ते में दे एंटर द रिश्ता विद डिसरिस्पेक्ट एंड मिसट्रस्ट। हाँ, दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। बाद में फिर सोशल मीडिया ने जो सत्यानाश फेरा है ऑब्जेक्टिफाई करने का एक औरत को, वो एक अलग कहानी है जी, वो एक और बिल्डअप है। स्टार्टिंग इधर से ही हुई हुई है। अगर आपकी स्टार्टिंग सही हो तो यू क्वेश्चन व्हाट द सोशल मीडिया इज टेलिंग यू, तो वो, लेकिन वो क्वेश्चन हमारे बच्चे नहीं कर रहे,
और वो टोटली उसके साथ ही चल पड़ते हैं, प्रॉब्ली इसी वजह से कि उनकी बेस ही स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, मैं अब क्योंकि एंटिसिपेट ऑलरेडी कर रही हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो मुझे होता है कि अब ये बात सुनेंगे तो हाउ पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट। तो अब ये बात अब सुन के कि फादर्स का कितना पिवटल रोल है पेरेंटिंग में, तो आई एम श्योर कि एक रिएक्शन आना, देखें ना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बाप है वो बेटियों की ज़िंदगी में या बेटों की ज़िंदगी में अपना रोल प्ले करे, लेकिन वो करते ही नहीं है। उनको समझाए ना, उनको पता है ना कि वो भी अच्छा पेरेंट बने, उनका रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके नुकसान ये होएगा वो होएगा। अच्छा, अब वो कहाँ से लिंक करती है मैरिज से? द थिंग इज़, नेचुरली अल्लाह ताला ने आदमी को जो काम दिया है, जो रोल दिया है, वो मेंटेनिंग और प्रोटेक्टिंग वुमेन का है, जिसकी वजह से नेचुरली आदमी प्रेफर और पोजेसिव होता है औरत के ऊपर। ठीक है, उसकी प्रेफरेंस औरत की है, बच्चों की नहीं है। औरत को अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है कि अ वुमन बच्चों को प्रेफर करेगी अपने मियाँ के ऊपर। अब जो गुड मैरिजेस, हाउ दैट विल हेल्प इन द इंटायर सिचुएशन, पूरे हाउस होल्ड को कैसे हेल्प करेगी? अगर हस्बैंड को खुशी मिल रही है अपनी बीवी से, वो उसकी खुशी के लिए सब कुछ करने को तैयार होएगा। उसमें अब औरत की खुशी है कि मेरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर, बेशक वो हस्बैंड के भी बच्चे हैं, लेकिन उसका माइंड इस तरीके का बना हुआ है, प्रेफरेंस के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से। तो वो कहे कि मेरे बच्चों को टाइम भी दो, मेरे बच्चों को लिए रिसोर्सेज ये चाहिए, मेरे बच्चों की तरबियत के लिए मुझे ये चाहिए, मेरे बच्चों के लिए आसानी के लिए मुझे ये चाहिए, मैं अच्छी माँ बनूँ उसके लिए मुझे ये चीज़ें चाहिए। मियाँ बीवी का बेहतर हुआ रिश्ता तो वो ये सारी चीज़ें ज़्यादा रेडिली प्रोवाइड करना शुरू कर इजीली, देगा, आराम से प्रोवाइड कर लेगा। ठीक है, और अगर ना हुआ तो व्हाट हैपेंस इज कि अब दिस इज अगेन, आई एम श्योर नॉट मेनी पीपल आर गोइंग टू लाइक दिस, लेकिन व्हाट हैपेंस इज कि फिर वो मर्द जो हैं वो घर भी वापस नहीं जा रहे होते। ठीक है, और उन्होंने ज़्यादा अपने टाइम फ्रेंड्स के साथ गुजारना है, उन्होंने अपना ज़्यादा कहीं ना कहीं क्लब्स ज्वाइन किए होंगे, वो घर वापस नहीं जाना चाहेंगे, और वो उन्हीं बच्चों, उसी घर से, उसकी ही अपनी बीवी से दूर रहना चाह रहे होते हैं। मेरे पास केसेस आते हैं, आई एम श्योर पीपल कैन नॉट जॉइन 2 and 2 ओवर हेयर कि ये क्यों, ये तो टाइम ही नहीं देता, ना मुझे देता है ना मेरे बच्चों को देता है। लेकिन एक्चुअली वो जो ट्रिगर पॉइंट है वो है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है उनका आपस में रिलेशनशिप ठीक नहीं होता। आई एम श्योर आपको भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों का पता होएगा जो कि फारिग हो चुके होते हैं, लेकिन दे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम दे से अच्छा चलो अब मैं घर चला जाता हूँ। हाँ, वो बीच में टाइम ज़ाया करते रहते हैं अपना। 4 बजे के फारिग हुए हुए होंगे, 7 बजे तक जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी इधर उधर की चीज़ें कर रहे होंगे, या अपने टाइम को ही इतना, काम को ही इतना खींच देंगे कि वो ओवर टाइम के अंदर चला जाए ताकि वो घर जाएं, खाना खाएं और सो जाएं। उनका इंटरेक्शन जो है वो बेगम के साथ मिनिमल हो, क्योंकि वो एक कॉज ऑफ स्ट्रेस बन रहा होता है उनके लिए, और वो उसको जितना कम करना कर सकते हैं वो कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो वो जो हस्बैंड की इन्वॉल्वमेंट पेरेंटिंग में या होम स्कूलिंग में, क्योंकि होम स्कूलिंग में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की रिलायंस आप किसी एक थर्ड पार्टी पे कर सकते हैं, लेकिन जब आपका एक 1-on-1 इंटरेक्शन है, फॉर इंस्टेंस छोटी सी चीज़ ट्यूटर्स के साथ, आपने किसी ट्यूटर को हायर करना है, क्या आपको कोई चाहिए जो कारी चाहिए जो आके कुरान पढ़ा दे बच्चों को, अब क्योंकि वो सारा कुछ स्कूल में नहीं हो रहा, वो अब आपके हाथ में है, अब आप खुद से डिसीजंस ले रही हैं, आप खुद से मैनेज कर रहे हैं, तो यू नीड द हस्बैंड मोर इन टेकिंग द डिसीजंस, इन प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज एंड मे बी फिजिकली बीइंग प्रेजेंट एज वेल फॉर सम थिंग्स। ठीक है, ताकि वो रोल प्ले कर सकें जब आपको पता है कि एक स्कूल इन्वायरमेंट नहीं है कर रहा है, या आपने खुद से ये डिसीजन लिया है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इवन मोर इम्पॉर्टेंट, कि आप लोगों का रिलेशनशिप आपस में इतना स्ट्रॉन्ग, इतना बॉन्डेड, इतना अच्छा हो ताकि हस्बैंड के लिए एक ऑटोमेटिकली ज़्यादा इजी हो जाए, और आपको भी नज़र आना शुरू हो जाएगा कि हस्बैंड ज़्यादा विलिंग होएगा जब आप उसकी सारी वो नीड्स मीट कर रहे हैं, जब आप उसको वो कंफर्ट और वो ट्रैंक्विलिटी दे रहे हैं। ठीक है, तो हस्बैंड विल बिकम मच मोर ओपन to what your opinions, more receptive and more efficient जल्दी काम कर देगा वो। अच्छा, एक और तरीका जिससे मुझे नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, अगेन ये मेरे पास जब बहुत ज़्यादा, अच्छा एक कॉमन इशू वुमेन फेस होम स्कूलिंग में ज़्यादा, क्योंकि बच्चों का लोड उन पे ज़्यादा हो रहा होता है, और जनरली पेरेंटिंग में भी, डिपेंडिंग ऑन आपकी फैमिली डायनामिक्स क्या है, औरतों का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा होता बच्चों के साथ। ठीक है, सो दे हैव दैट टेंडेंसी टू जस्ट इरिटेबिलिटी, एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा, होती हैं। वो स्ट्रेस का लेवल्स इतने हाई हो जाते हैं, वो कांस्टेंट इंगेजमेंट जो बच्चों के साथ हो रही होती है उसकी वजह से वो इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हैं कि वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रही होती, सिंपली पुट। अब ये एक और अल्लाह ताला ने, आई कीप ऑन रिफरिंग बैक टू अल्लाह के निज़ाम खूबसूरती, बिकॉज द थिंग इज़ कि औरत, और हर औरत जो सुन रही होगी इस चीज़ को, आई थिंक यू कैन नॉट डिनाई इट, औरत सबसे ज़्यादा इमोशनली स्टेबल
और सिक्योर तब फील करती है जब उसका मियाँ उसके साथ होता है, सबसे ज़्यादा। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट कि जब मियाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकली, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर ऑन द सेम पेज, जब उसको पता है कि मियाँ की सपोर्ट है, फिर वो समझती है कि आई कैन टेक अप द इंटायर वर्ल्ड। हाँ, फिर मैं किसी से भी फटा डाल सकती हूँ, बैकअप में मियाँ है। एग्जैक्टली। अल्लाह ताला ने औरत को बनाया इस तरीके का है कि उसकी रिलायंस आदमी पे बहुत इमोशनली इस तरीके की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उसने गप्पे मारनी है उसके साथ खेलना कूदना है, वो वाली रिलायंस नहीं। इट इज़ द सिक्योरिटी जो कि आदमी की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। उसमें ये इमोशनल सिक्योरिटी तब आती है जब उनका रिश्ता आपस में अच्छा होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बेशक बच्चों के हवाले से कोई ज़रूरत आ जाती है, तो अगर उसको अपने हस्बैंड से पूछना पड़े, कहना पड़े कि ये प्रॉब्लम हो गई है, ये इशू आ गया है, तो हस्बैंड विल नॉट फाइट विद हर, द प्रॉब्लम विल नॉट वर्सन, सिचुएशन कैटास्ट्रॉफिक नहीं हो जाएगी। उसको पता है कि नहीं, ही विल बी देयर टू हेल्प मी आउट एंड गेट मी थ्रू दिस। जो भी प्रॉब्लम होगी मुझे पता है कि आई कैन कॉल माई हस्बैंड एंड से ओके मसला हो गया है, और वो कहेंगे ओके आई विल हैंडल इट। तो बहुत बड़ा उसका डी स्ट्रेसर जो होता है ना, वो ये रिलेशनशिप है। इफ़ शी इज़ हैप्पीली मैरिड, नो मैटर इफ़ द हस्बैंड इज़ इवन पूरा दिन घर पे भी ना हो, इफ़ शी इज़ हैप्पीली मैरिड, वो अच्छे मूड में गए हैं, उनको पता है अच्छे मूड में उसने वापस आना है, पूरा दिन उसका अच्छा गुजरेगा एक बीवी का। वो सब कुछ सारा, शी कैन टेक अप द इंटायर वर्ल्ड, शी कैन हैंडल एवरी स्ट्रेस। वो हर बच्चे की ऊंच नीच, हर अपनी माँ अपनी सास, हर कुछ संभाल लेगी, अगर उसको पता हो कि एट द एंड ऑफ द डे मेरी जो बैक है वो स्ट्रांग है। लेकिन अगर ये रिश्ता ठीक ना हो तो औरत बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है बाकी एरियाज में भी। उसकी रिजिलियंस टू हैंडल ऑल अदर कॉन्फ्लिक्ट्स या स्ट्रेसर्स ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा गिर जाती है। इवन मोर इम्पॉर्टेंट, एंड मज़े की बात है, इट्स नॉट जस्ट फॉर द वुमेन, इट्स ऑल्सो फॉर द मैन। आदमी अपने घर की जो स्ट्रेस के लेवल्स हैं वो लेकर जाते हैं अपने घर, अपने काम पे भी, उसकी सेहत पे भी असर करता है ये, उसके परफॉर्मेंस अपने काम में भी असर करता है, उसके बाकी लोगों के साथ ताल्लुकात में भी असर करता है कि उसका घर का क्या सिचुएशन थी, क्योंकि उसकी वो रैयत है, उसको पता है। अल्लाह ताला अगेन, ये अल्लाह ताला की तरफ से आदमी के अंदर एक चीज़ इनबिल्ट है कि वो बहुत ज़्यादा उसकी सेल्फ इस्टीम बूस्ट है कि मेरी जो जिम्मेदारी थी सब कुछ हैंडल्ड है, मेरी बीवी खुश है, मेरे बच्चे खुश हैं, देर फेड, देर हैप्पी, देर हेल्दी, आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड नाउ। अगर उसको लगे कि ये भी गिरी पड़ी है, वो बच्चा भी नहीं ठीक, वो चीख चहार कर रहा है, वो बदतमीज़ है, वो ये कर रहा है, उसको मार रहा है, बीवी जो है वो पागल हो रही है, उसकी सेहत डाउन हो रही है, तो वो कहेगा फिर मैं बाहर दुनिया में जाके क्या करूँगा। ऐसे ही अरसलान कंपैरिजन में बिल्कुल, अगर मैं ये देखूँ ना मर्द होते हुए कि एक मर्द अपना जो दफ्तर की परेशानी घर लेके आए एज़ कम्पेयर टू घर की परेशानी दफ्तर लेके जाए, ज़्यादा डिलीटीरियस जो है उस मर्द के लिए वो घर की परेशानी अगर वो दफ्तर लेके जाए, क्योंकि वो एक अजीब सा विशियस साइकिल है। आप अगर दफ्तर की परेशानी घर ला रहे हैं तो बेगम आपको कंफर्ट दे सकती है, वो परेशानी साइड पे हो सकती है, आप दफ्तर को दफ्तर में छोड़ के घर भी आ सकते हैं। ये हम जो मर्द आते हैं स्ट्रेस के साथ, जिनका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, उनको हम समझाते हैं कि जी दफ्तर बाहर दरवाजे पे खड़े होकर घर के दफ्तर अपना बंद करो, उसके बाद घर में आओ ताकि आप कंप्लीटली जो है वो वाइंड डाउन कर सके, अदरवाइज दफ्तर की चीज़ें चलती रहती हैं। दिस इज़ समथिंग विच यू कैन नॉट डू when it comes to your wife and children. They're a part of you. You take them to the office, to the workplace. वो आपके कांस्टेंट सर के ऊपर ना एक स्ट्रेन और एक स्ट्रेस रहता है, और वहाँ पे आपको कंफर्ट देने वाला दफ्तर में कोई नहीं, आपको मजीद स्ट्रेस देने वाले हैं। आप वहाँ पे सेक्रेटरी ढूंढ लें और उससे शादी कर लें या अफेयर चला लें, that would be something, that would be a wrong way of extinguishing that problem. तो ये चीज़। और दूसरा मैं ये फील करता हूँ कि अगर मियाँ, बच्चे चाहे जो कर रहे हो, अगर मियाँ को ये नज़र आए ना कि द वाइफ इज़ इन कंट्रोल, वो हैंडल कर रही है, वो मैनेज कर रही है, भले बच्चे जो भी कर रहे हैं, तूफ़ान बदतमीज़ी उन्होंने मचाया हुआ है, लेकिन अगर बेगम प्रॉपर मैनेज कर रही है और बेगम के चेहरे पे नज़र आ रहा है कि शी इज़ स्टिल इन कंट्रोल, शी इज़ एबल टू कंट्रोल इट कामली, तो मर्द को परेशानी नहीं होती। वो आपने जो पहले बात की थी ना कि प्राइमरी प्रेफरेंस मर्द की औरत है, अगर वो औरत के चेहरे पे स्ट्रेस देखेगा, बच्चे मर रहे हों
लेकिन अगर औरत कंट्रोल में है तो मियाँ को परेशानी नहीं होगी। अगर औरत के चेहरे पे परेशानी देखेगा मर्द, तो मर्द खुद फ्रैंटिक होना शुरू हो जाएगा और एंग्शियस होना शुरू हो जाएगा। उसमें औरत को कंफर्ट देने के लिए वो बच्चे को पिटाई भी लगा देगा फिर कि तुम माँ को तंग कर रहे हो। वो फिर है कि अजीब सा विशेष साइकिल बनता है कि वो माँ का बाद में फिर दिल नरम पड़ जाता है। वो माँ जाके बेटे को कहती है, बेटी को कहती है कि हाय बाप ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। हालांकि बाप बेचारा कर इस चक्कर में रहा होता है कि वो माँ को देख के परेशान हो रहा होता है अपनी बेगम को कि यार ये इसको इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, तो इसका जो फैक्टर जो कि स्ट्रेस इसको दे रहा है उस फैक्टर को मैं एलिविएट करूँ किसी तरीके, भले वो बच्चा ही क्यों ना हो। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल ये चीज़ है। और फिर अक्सर का जो हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं मदर्स की तरफ से वो यही आती है कि भाई जो बीच में ये पढ़ते हैं बच्चों को हैंडल करने के लिए बहुत सख्त हो जाते हैं। वो सख्त इसलिए होते हैं क्योंकि वो मर्द है, उसने मर्द ने जैसे एक फाइट एंड फ्लाइट वाला उसका रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेस का, तो उसने जब फाइट करनी है तो उसने बस ही इज गोइंग टू लिटरली एलिमिनेट द थ्रेट। उसमें मेरे ख्याल में अगर वाइफ और हस्बैंड का बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा ना, that can bring calm to the husband as well when it comes to dealing with the kids, because the husband would realize कि जी these kids are the primary preference of the wife। जी बिल्कुल ऐसे ही तो है। वो अल्लाह ताला ने शायद इसी वजह से ये बंधन इस तरीके से रखे हैं कि वो टिट फॉर टैट में वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मियाँ को भी और बीवी को भी दोनों को करने पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और यही दूसरा पॉइंट जिसमें मैं बात करने लगी थी वो अगेन इस चीज़ से रिलेट करता है कि दोनों की इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है उनकी और टुवर्ड्स, क्योंकि हम बात पेरेंटिंग के और होम स्कूलिंग के उस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, तो कि वो किस तरीके से व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट्स दे एक्चुअली बिकम। वो स्ट्रेसफुल पेरेंट्स होते हैं या रिएक्टिव पेरेंट्स होते हैं या वो काम कंपोज्ड अलर्ट कॉन्शियस पेरेंट्स होते हैं। हैवीली डिपेंडेंट है कि वो उनका रिलेशनशिप आपस में कैसा है उसके साथ चल रहा है। यहाँ तक कि मज़े की बात रिसर्च कहती है कि इवन जो मदर ज़्यादा हैप्पीली मैरिड हैं देर मोर डिसिप्लिन्ड। हाउस होल्ड टास्क को वो कैसे मैनेज करती हैं, बच्चों की नीड्स को वो कैसे मैनेज करती हैं, वो अपने हस्बैंड की नीड्स को कैसे मैनेज करती हैं, हर चीज़ वो ज़्यादा, बिकॉज उनके अंदर वो जो रिजिलियंस है ना, दैट हेल्प्स देम गिव एनर्जी एंड मोटिवेशन कि वो बाकी सारी चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगी। तो वो जब आपको लग रहा है कि ये अब दोनों चीज़ें हैं कि हस्बैंड भी जो है वो देखे अगर वाइफ को हेल्प चाहिए, जब उनका अच्छा रिलेशनशिप है हस्बैंड विल want to give help, वो उसको नज़र आ रहा है अच्छा ये मैनेजेबल नहीं है इसके लिए, तो वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर लेगा। वो डिसिप्लिन उधर से भी आ सकता है कि वो रिसोर्सेज उधर से आ रहे हैं, वो बेशक के वो इमोशनल रिसोर्सेज हैं, सोशल रिसोर्सेज हैं या फिजिकल रिसोर्सेज हैं जिस जो हेल्प कर रहा है मेकिंग द हाउस मोर डिसिप्लिन्ड। ठीक है। और दूसरी तरफ से वो जो औरत है उसके अंदर वो एक एनर्जी बूस्ट भी आता है, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि बहुत ज़्यादा उसकी अपनी इमोशनल स्टेट मैटर करती है कि उसका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। अच्छा, इधर मेरा एक सवाल है, हमारे पास जिस तरीके से क्लाइंट्स आते हैं और क्लाइंट्स के अंदर हमें ये नज़र आता है कि मर्द अपनी जगह पे तंग हो चुका हुआ होता है, औरत अपनी जगह पे तंग हो चुकी हुई होती है, और मर्द कहता है कि जी ये पहले ये करेगी तो मैं ये करूँगा, औरत कहती है कि ये पहले मुझे ये हक देगा तो मैं दूंगी। तो अब वो जिस तरह हमें पता है कि इट इज़ अ लेन देन, इट इज़ अ टिट फॉर टैट, तो इसको फिर से रीस्टार्ट किस तरीके से हमें करना चाहिए? अच्छा, इसमें ना मेरे पास जब आते हैं क्लाइंट्स, दो तीन चीज़ें मैं साथ ही इसको मेंशन कर देती हूँ। एक तो जो एक जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि क्योंकि गुड मैरिजेस के लिए आपको जो टूल्स चाहिए लाइफ स्किल्स के हवाले से, जो कि आपकी पर्सनालिटी या कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, वो वही हैं जो कि आपको गुड पेरेंटिंग के लिए चाहिए होते हैं। मज़े की बात मैं आपको भी आगे इसको एलाबरेट करती हूँ तो आई टेल यू हाउ इट रिलेट्स टू योर क्वेश्चन एज वेल। पेशेंस हो, ट्रस्ट हो, इमोशनल स्टेबिलिटी हो। आपके पास कोई माँ आती है या बाप आता है कि मेरा बच्चा इस तरीके से मुझे तंग कर रहा है, देखिए मैं शुड आई स्टॉप गिविंग हिम फूड, शुड आई स्टॉप गिविंग हिम लव, should I stop building his trust? मैं कहूँगी come on, it's a child, you know। अब एक तरीके से तो ये आप देख सकते हैं कि आप कहें कि जो रिक्वायरमेंट्स आपकी वो हैं कितनी ज़्यादा आपके ऊपर डेफिनेटली एक बोझ होता है, एक बर्डन है, कोई सवाल नहीं इस पे कि इवन एज अ पेरेंट या एज मैरिज बोथ थिंग्स आर वेरी टफ टू हैंडल। लेकिन जब आप बच्चे को जैसे हैंडल कर रहे हैं, बच्चे को जब आप ट्रीट कर रहे हैं, उसकी नीड्स को केटर कर रहे हैं बिकॉज यू नो इट्स अ चाइल्ड, और आप गिविंग एंड पे रहेंगे।
फिर दूसरा सवाल उठेगा भाई लेकिन मैरिज में तो यू ट्रीटिंग एन एडल्ट। मैरिज के हवाले से जब मेरे पास केसेस आते हैं तो पहला सवाल होता है कि कौन आ रहा है, जो आ रहा है उसको बताया जाए कि भाई आपने क्या करना है। हाँ जी, अपनी ज़ात के साथ आपने अपनी क्या ज़ात करना के है। हिसाब से, क्योंकि मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि भाई आप आए हैं मेरे पास, या वो आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट वुमेन, ठीक है, मेरे पास मर्द हजरात भी आते हैं, तो आप ये आदमी आया है, ये औरत आई है, आपको मैं गाइड कर सकती हूँ व्हाट टू डू। अल्लाह ताला ने आपके लिए हदायत का रास्ता खोला है अभी। It is more easy for me to make you understand what you need to do because you're on the listening end. You approached me. That person did not approach me. They're not going to be receptive to what I say. ठीक है, उसको मैं किस बेसिस पे जाके मैसेज करूँ जी आपको इसके लिए ये करना चाहिए, वो कहेगी भी आपको तो मेरी स्टोरी का ही नहीं पता, आपको तो मेरे बैकग्राउंड का नहीं पता। तो जो एक तो पहली बात कौन अप्रोच करता है उसको उस तरीके से गाइड किया जाएगा। दूसरी चीज़ जो कि हम अगेन पहली पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं, इट इज़ नॉट अबाउट राइट्स, इट इज़ अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हाँ, ये अपना लेंस चेंज करने की जरूरत ये है। हमारी जिम्मेदारियां जो अल्लाह ताला, हमारा जो पहला रिसर्च का वो पॉइंट होता है ना, मेरा क्या right है? हाँ, व्हाट इज माय राइट एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, नो, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अल्लाह ताला के तरीके के खिलाफ है कि आप अपनी जिम्मेदारी करते रहें और उसके बदले आपको ना मिले। लेकिन हम वो जिम्मेदारियां छोड़ देते हैं और हम कहते हैं कि देखें इसके बदले तो मुझे कुछ मिला ही वो नहीं। जैसा सर कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के निज़ाम में देर है, अंधेर नहीं। अंधेर नहीं है, लेकिन वो सब्र देखो, जहाँ पेशेंस बच्चे के हवाले से आपको लग रहा है कि भाई मैंने तो छोटे से बच्चे को आप इतना प्यार दे रहे हैं, ट्रस्ट दे रहे हैं, ज़िंदगी आपने लगा दी उसके लिए, छोटे से बेबी, क्यों? क्योंकि वो जब बड़ा होएगा तो वो आपको वो प्यार दे पाएगा और वो उसका अच्छा रिलेशनशिप आपके साथ बिल्ड होएगा। सब पेशेंस कर रहे हैं ना, ग्रिट है ना उस रिलेशनशिप में, एक चल रहा है, आपको इस तरीके से यू बिलीव एंड यू ट्रस्ट कि इट विल गिव बैक इन टाइम, इन ड्यू टाइम। तो इसी तरीके से रिश्ता जो है, शादी का हर रिश्ता इस तरीके का है कि इट गिव्स बैक इन ड्यू टाइम। हम इमीडिएटली नहीं समझ सकते, आज मैंने उसको इतना अच्छा खाना बना के दिया, उसने तो मुझे प्यार से देखा नहीं। हाँ, आप जब तक 3 महीने नहीं बना के देंगे उस वक्त तक शायद वो ना देखे प्यार से, हाँ, लेकिन 3 महीने बाद श्योरिटी है कि वो देखेगा प्यार। एग्जैक्टली। लेकिन जब मेरे पास दोनों कपल्स आते हैं, मतलब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ आते हैं, उसमें मैं एक चीज़ ज़रूर इस चीज़ पे भी बात करती हूँ कि अगर क्योंकि हमारे आजकल की जो मैरिजेस हैं ना वो उस तरीके की ट्रेडिशनली बिल्ट है ही नहीं, रोल्स का जो है वो ओवरलैप आ रहा है, हस्बैंड्स उस तरीके से प्रोवाइड नहीं कर रहे और औरतें उस तरीके से अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो दोनों अपनी जिम्मेदारियों में लैक कर रहे हैं। अब अगर एक औरत है, छोटी सी एग्जांपल में देती हूँ, एक आदमी है वो फाइनेंशियली उस तरीके से प्रोवाइड नहीं कर रहा, फाइनेंशियल स्ट्रेस औरत के लिए किलर है, ठीक है। अब वो औरत ऑलरेडी एक जुल्म बर्दाश्त कर रही है, औरत कहती है अच्छा मैं फाइनेंशियली किसी वजह से इसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देती हूँ, तो आदमी को ऑन द अदर एंड कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा जो कि उसकी टिपिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं आती। हाँ। वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसकी जैसे कहते हैं एक जो मैरिज है, इट इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ठीक है, सिंपल मतलब एक ह्यूमरस टोन में इसको भी इस तरीके से कहा जाता है, जब वो दोनों आपस में एग्री कर लें कि भाई ये आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन आप ये ज़रा सा एक्स्ट्रा करेंगे क्योंकि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं ज़रा सा एक्स्ट्रा कर रही हूँ। बिल्कुल। तो वहाँ फिर वो जो रिटर्न में अगर आ जाए और चीज़ें जब ऐसी डिसाइडेड होती हैं, इट्स बेस्ट कि वो रिटर्न में हो, नहीं तो वो आप किस चीज़ का हवाला देंगे, कब एक दूसरे से बात करके किस चीज़ पे बिल्ड कर सकेंगे अपनी आर्ग्यूमेंट या अपना केस। तो इट्स बेस्ट कि आप चीज़ें लिख लें जी कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसमें मैं एक्स्ट्रा ये कर रही हूँ या ये आप नहीं कर रहे, और इस तरीके से हम आपस में एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं। बिल्कुल। दैट इज़ अगेन फॉर द मॉडर्न मैरिज, क्योंकि मॉडर्न मैरिज के अंदर बहुत ज़्यादा ओवरलैप आ चुकी हैं चीज़ों की, या वो रोल रिवर्सल हुए हैं कि मर्द औरतों के कामों में बेहतर हैं या औरतें मर्दों के कामों में बेहतर हैं, तो उसको वापस रिवर्स कैसे किया लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला का एक निज़ाम की वजह से एक नेचुरल चीज़ें भी की जो एनर्जी है, जो स्ट्रेंथ है, उसको आप नहीं रद्द कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, तो वो ओवरलैप के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लाजमी होंगे, और उनको जान के एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट करें और फिर उधर रुक जाएं कि बस जी ये हो गया, कल से जो है वो इस मर्द ने ये औरतों वाले काम करने हैं, कल से इस औरत ने ये मर्द वाले काम करने हैं, नाउ वी सेट, वी आर नॉट सेट, we need to slowly keep reviewing and revisiting that contract and trying to take up the roles of our gender.
हाँ जी। उस हिसाब से और आहिस्ता जब आहिस्ता उधर मूव करें। और जब हम ऑपोजिट जेंडर का कोई भी काम करते हैं उसका जो एक स्ट्रेस का अफेक्ट आता है और एक बिल्कुल। हमारी अंदर से पूरी जो एक नेचुरल अल्लाह ताला ने एक बनाया हुआ है जिस तरीके से हमें उस पर असर आ रहा होता है उसको भी हम डिनाई नहीं हाँ, कर सकते। बायोलॉजिकली एक नेगेटिव इफेक्ट ही है हमारा। एक औरत का पैसा खर्च करना फॉर इंस्टेंस इज हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन हर, ठीक है। मेटाफिजिकली भी एज वेल एज ठीक है। फिजिकली सिमिलरली आदमी का घर में हाउस मैनेजमेंट में आ जाना उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। बिल्कुल है। तो इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए एंड अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है अभी हम उस लेवल पे नहीं खड़े हुए कि हम उस सिर्फ अपनी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर सकें। तो और ट्रांजिशन क्रिएट की जा सकती हाँ है जी। थ्रू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ज़हन में जब कर लेते हैं तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आउट होने लग जाती हैं ना। एंडिंग दिस विद द रिलेशन ऑफ व्हाट द कॉन्टेक्स्ट इज ऑफ पेरेंटिंग एंड होम स्कूलिंग, क्योंकि बात वहाँ से हमने शुरू की और बेसिकली सीरीज़ का ही जो कंटिन्यूएशन है कि जो मैरिज है उसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पेरेंटिंग की, कितनी ज़्यादा क्वालिटी हाई होती है, बच्चे किस तरीके के होते हैं और बच्चों के चैलेंजेस को हैंडल करने में आपकी कितनी मदद हो जाती है। होम स्कूलिंग के हवाले से भी आपके रिसोर्सेज कितने इजीली प्रेजेंट हो जाते हैं और उसकी चैलेंजेस को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, और जहाँ टकराव आता है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, तो वो आपके लिए कितना इजीली मैनेजेबल हो जाएगा व्हेन यू पीपल आर ऑन द सेम पेज। ठीक है, उसको एंड करने के लिए आई विल रिलेट इट टू वन कंक्लूसिव स्टेटमेंट है, वो ये बेसिकली कि हमने जो इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ना, कहा जाता है कि बच्चा जो है वो मुसलमान पैदा होता है, हमारी जिम्मेदारी पहले कुछ सालों में यही है कि उसको मुसलमान रखें। जो हमने इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है ना, उसकी बेस, उसकी जो स्ट्रेंथ जहाँ से आती है, उसके जो स्ट्रक्चर की जो बेस डेवलप होती है, जो पिलर्स हैं, वो मैरिज है। ठीक है, और जो शुरू के साल पेरेंटिंग के हैं वो डिटरमिन करता है, यहाँ तक कहते हैं कि 6 साल तक बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, वो डिटरमिन करता है कि बाद के आपके चैलेंजेस भी किस किस्म के आएंगे। वो जितने एक्सट्रीमली नेगेटिव चैलेंजेस आजकल के टीनेजर्स के आ रहे हैं, आजकल के प्री टीन्स के आ रहे हैं, आजकल के एडल्ट बच्चों के आ रहे हैं, वो सरफेस ही नहीं करते अगर ये हम ठीक कर लें। तो कंक्लूसिव है कि इतनी इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की और इसको बिल्कुल भी, तो हम बिल्कुल इसको डिनाई नहीं कर सकते और इस पर बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत करनी चाहिए। दिस इज़ समथिंग, ज़रूरत है कि हमें इस पर काम करना चाहिए। दिस इज़ समथिंग जो मेरा इंशाल्लाह इस बाय द एंड ऑफ द मंथ एक प्रोग्राम भी आ रहा है कि एनवायरनमेंट, वो जो कि ट्रैंक्विलिटी वाला इन्वायरमेंट है, वो कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसका असर क्या आएगा सारे बच्चों पे भी और जो बाकी सारे मौजूद हैं घर पे उन पे क्या असर आएगा, और चैलेंजेस को कैसे हैंडल करें, स्पेशली हमारे कॉन्टेक्स्ट में, सब कॉन्टिनेंट का जो कल्चर है उसके कॉन्टेक्स्ट में इन लॉज का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वो कैसे हैंडल करना चाहिए, और वो सारी चीज़ों का क्या इम्पैक्ट आता है इन क्रिएटिंग दैट इन्वायरमेंट जो कंड्यूसिव हो फॉर गुड पेरेंटिंग, फॉर गुड होम स्कूलिंग, फॉर गुड मैरिजेस, फॉर फैमिली ग्रोथ, फॉर फैमिली बॉन्डिंग। तो वो भी इंशाल्लाह मेरा बाय द एंड ऑफ द मंथ वो प्रोग्राम भी आ रहा है। तो अगर कोई मज़ीद इस पर और इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, मज़ीद इस पर काम करना चाहता है, उसके अपने चैलेंजेस, क्योंकि वो कल्मिनेशन है जो सारी मेरी काउंसलिंग्स होती हैं, उनके जो चैलेंजेस आ रहे होते हैं, उनके जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, उसको भी उसमें केटर किया जाएगा। तो दिस इज़ समथिंग दैट होपफुली विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। थैंक यू सो मच हना, एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर लिसनिंग इन। और जो लोग इसके बारे में मज़ीद और जानना चाहते हैं, हमने अभी एक होम स्कूलिंग पेरेंटिंग में जो चैलेंजेस हैं उसका एक फेसेट को टच किया हुआ है आज इन डिटेल, जो कि मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट है या मैरिटल रिलेशनशिप है, जेंडर बेस्ड रोल्स के हवाले से भी। तो बाकी जो पूरा एक होलसम पिक्चर लेने के लिए ज़रूर इस प्रोग्राम को भी ज्वाइन कीजिएगा, और आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह ताला इसके अंदर जो है वो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वंस अगेन, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।